नमस्कार। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, आज एक और सीटेड वीडियो के साथ जिसमें गणित के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और ये आपके प्राथमिक स्तर के परीक्षा में 26 जून 2011 के पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर कि एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है। अब इसका ध्यान रखिएगा कि योगफल दिया गया है, संख्याओं के फलकों का योग किसका विपरीत फलकों का योग 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि विपरीत कौन कौन सा फलक होगा। तो 2 के विपरीत 1 होगा, 3 के विपरीत 5 होगा और 4 के विपरीत 6 होगा। तो क्या आप देखिए 2 और 1 3 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि इसका विपरीत फलकों का संख्याओं का जो योग पूछा गया है, दिया गया है 7 दिया गया है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखिए 3 के विपरीत 4 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा और 2 के विपरीत 5 होगा। तो 2 और 5 7, 3 और 4 7 और 6 और 1 7, तो ये 7 हो रहा है एक बी वाला ऑप्शन। और भी देख लेते हैं, 3 के विपरीत 4 7 हो रहा है, 1 के विपरीत 2 ये 3 ही हो रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। 6 और 1 7 हो रहा है, 5 और 4 9 इसके विपरीत, 1 और 2 3, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। और अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया है गणित में कि गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में क्या शामिल है। तो गणित करने की युक्ति के रूप में जो है सवाल हल करना, ये क्रियाकलाप आधारित उपागम है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, ये आपका प्रश्न ये कह रहा है साथियों कि प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। ऑप्शन है 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना, 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना, 2D आकारों को छांटना और विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। इनको जो है क्रम से लगाना है। तो क्रम में साथियों लगाना है। यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा इसमें सबसे पहले होगा 2D आकारों को पहले छांटा जाएगा, उसके बाद 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान किया जाएगा। तो यानी पहले सी आएगा तब ए आएगा। तो बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, बस 2 ऑप्शन आपने अरेंज कर लिया, क्रम से लगा दिया, तो ए के साथ आंसर जाएगा। और परीक्षा के पहले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक बार सबको रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा। आपको प्रीवियस ईयर से बहुत प्रश्न देखने को परीक्षा में मिलेंगे। गणित में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है साथियों कि बच्चों की समझ में निहित जो रिक्तियां हैं उनको जाना जा सके, यानी जान सके। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। समय बहुत कम है आप सभी के पास, जितना ज़्यादा हो सके उतना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समय रहते हुए रिवाइज कर लीजिए। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है कि मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न क्या बताते हैं, यानी क्या बता रहे हैं इस तरह के प्रश्न राजन के बारे में। तो प्रश्न ये बता रहे हैं कि राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसीलिए वह सोच रहा है कि जोड़ूं, घटाऊं या फिर गुणा करूं या भाग करूं। तो ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप पूछा गया है। और ये प्रश्न है समचतुर्भुज का। तो यहाँ पर इनकी भुजा हमको निकालना पड़ेगा।
तो भुजा निकालने के लिए पहले हम लोग पहले स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये प्रश्न है, तो इसका विकर्ण निकालना पड़ेगा साथियों। विकर्ण दिया हुआ है, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई एक 8 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इसकी भुजा निकालेंगे। तो भुजा निकालने के लिए हाफ यानी 1/2 और रूट में आपका हो जाएगा d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो d1 हमारा 8 सेंटीमीटर है और d2 है 6 सेंटीमीटर। तो 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा और प्लस और यहाँ पर आपका 6 का हो जाएगा 36 यानी 36 और इनको अंडर रूट में डाल देंगे और यहाँ पर बाहर हमारा हाफ यानी 1/2 रहेगा। अब जब इनको रूट से बाहर निकालेंगे या दोनों को जोड़ लेते हैं, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा हाफ यानी 1/2 और इंटू में 10 यानी जब दोनों को जोड़ेंगे 36 और 64 को 100 हो जाएगा। 100 को जब हम इसका वर्गमूल लेंगे रूट से बाहर करेंगे यानी वर्गमूल 10, अब 2 से डिवाइड करेंगे 5 यानी कि 5 सेंटीमीटर भुजा आ जाएगी। तो यहाँ पर परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे 4 × 5, क्योंकि समचतुर्भुज में चतुर्भुज है तो 4 भुजाएं होंगी। एक भुजा का माप हमारे निकाल लिया 5, तो 4 5 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो 20 आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में है, तो सी के साथ आंसर लगा लेंगे। अब मोबाइल से ये आप लोगों का जो है क्लास आप लोग देख पा रहे हैं, मोबाइल पे ही क्लास चल रहा है, तो स्क्रीन छोटा है तो उतना ही में हमको प्रश्न भी सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत कठिनाई का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक रिक्त स्थान से शुरुआत कर सकता है, यानी किससे शुरुआत कर सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति या क्षेत्रफल की तुलना करना। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। एनसीएफ मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। ऑप्शन है कि नीचे दिए गए कथनों में से चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो नहीं करता है ये पूछा गया है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ए, अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। तो ए के साथ आंसर जाएगा। और साथियों आप सभी के पास हम बार बार कह रहे हैं कि समय बहुत कम है। अभी जूनियर स्तर के भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी आप लोग सीडीपी और ईवीएस इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, यानी उसमें से भी प्रश्न आपके प्राथमिक के जूनियर में और जूनियर के प्राथमिक में रिपीट हो जाते हैं। तो प्रयास करेंगे अगर समय बचा तो जूनियर के भी कुछ प्रीवियस ईयर सीडीपी और ईवीएस के प्रश्न आपको कराए जाएंगे, या सीडीपी और हिंदी के। तो प्रश्न है कि एक शिक्षक कक्षा से ये जो चित्र दिया गया है यानी ये आयत ही है पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है। तो ये आपका एक आयत है और इसमें से 1/8 भाग यानी 8 में से 1 भाग निरूपित करना है। तो देखिए कह रहा है कि कौन सा गलत है। ये तो 8 में से 1 भाग है, देख पा रहे हैं, ये तो सही है। और ऑप्शन देखते हैं, ये भी सही है क्योंकि आधे में से 4 भाग ये है और ये आधे में से 4 भाग में से 1 भाग ये भी है, यानी 1/8 भाग ये भी है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 4 भाग, ये आधा में से तो है, ये ठीक है, परंतु ये आधा में से यहाँ पर आधा ये है और ये आधा में से इतना भाग दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो आयत है ये पूरा पूरा, इसको अगर आधा में से यहाँ से डिवाइड करें तो इसका आधा हो जाएगा और आधे में से ये, यानी 4 भाग ये हो गया, 4 भाग ये 8 भाग, यानी 1/8 ये भी भाग हो गया। यहाँ पर ये वाला जो है ये 1/8 भाग नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि इतना को क्या पढ़ा जाएगा। ऐसा प्रश्न पूछा गया है जो कि हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। 1/10 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 1000, 1000, लाख, 10 लाख। तो इस प्रकार से पढ़ना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख।
तो यहाँ पर देखेंगे 4,07,928। तो 4,07,928 ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यह है साथियों कि माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। अब इनको क्रम से लगाना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया गया है। कथन: शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो ये प्राथमिक स्तर का क्वेश्चन है। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। शिक्षार्थी मीटर यानी मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। तो सबसे पहले जो शिक्षार्थी हैं सरल अवलोकनों द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। और उसके बाद शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले सी इसमें किसी ऑप्शन में नहीं है, डी में है। सी, उसके बाद बी और उसके बाद ए और डी। आपका आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए ये प्रश्न कह रहा है कि यदि एक ऑपरेटर प्लस को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाए। यदि एक ऑपरेटर प्लस को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाए, दिया गया है 4 ऑपरेटर 3 ऐसे करके दिया गया है, 4, 5 और 6। फिर यहाँ पर दिया गया है 5 और 4, तो 5, 6, 7, 8। अब इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। यहाँ पर 6 और 4 है तो 6, 7, 8, 9। तो n+8 का मान क्या होगा? तो इस ऑपरेटर को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर जो ऑपरेटर प्रदर्शित किया गया है इसमें इसके पहले जो अंक दिया गया है वह बराबर के दूसरी तरफ उसी अंक से शुरू किया गया है। यानी 4 से दिया गया है तो बराबर के दाईं तरफ देख रहे हैं 4, 5, 6, तो 4 से ही शुरू हुआ है। 5 दिया गया है तो 5 से ही शुरू हुआ है। 6 दिया गया है तो 6, 7, 8, 6 से ही शुरू किया गया है। तो अगर यहाँ पर यन दिया गया है तो ये भी किससे शुरू होगा? यन से ही शुरू होगा। तो हम क्या करेंगे, n+ यहाँ पर 8 दिया गया है यानी ऑपरेटर, तो यहाँ पर हमारा जब इक्वल टू बराबर लिखेंगे तो n+n+1 करेंगे। थोड़ा सा हम लोग इसको एक बार शुरू से लिख लेते हैं। तो जब n से शुरू करेंगे, n ऑपरेटर करके दिया गया है 8, तो यहाँ से जब बराबर करेंगे हम लोग तो यहाँ पर n और प्लस में हो जाएगा n+1 प्लस n+2 प्लस n+3 प्लस n+4 और यहाँ पर n+5 प्लस n+6 यानी कि ये प्लस n+7। साथियों अब जब इन सब को हम लोग सम करेंगे, इन सब को जोड़ेंगे, इन सब का सम हो जाएगा। देखिए n 2 3 4 5 6 7 8 यानी ये हो जाएगा हमारा n ऑपरेटर 8 है बराबर 8n और प्लस में आपका हो जाएगा। इनको जब जोड़ेंगे 1 2 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28, तो ये हो जाएगा 28। तो 8n+28 देखेंगे ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो इसको आप लोग अपने नोटबुक में एक बार सॉल्व करिएगा, समझ में आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। प्रश्न आपका यह साथियों कि बच्चे के पर्यावरण के बारे में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करो। एनसीईआरटी की कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं, यानी किसको समझने में सहायता करते हैं। तो साथियों इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। निदर्शन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है।
तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है कि सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कह रहा कि कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलोग्राम 450 ग्राम है। तो आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? तो कुछ आमों का भार 2 केजी और 600 ग्राम है और सेबों का भार 1 केजी और 450 ग्राम। तो इनका अंतर ज्ञात कर देंगे तो इनके जो भारों का अंतर है वो पता चल जाएगा। तो देखना कितना अधिक है, यहाँ पर इसको जब इसका अंतर ज्ञात करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 केजी और 150 ग्राम। तो आंसर आपका हो जाएगा सी के साथ आंसर लगाएंगे। तो इनका केवल हमको अंतर ग्राम ज्ञात कर देना है। 1 किलो 150 ग्राम सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये पहले के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अब इस समय तो प्रश्न का लेवल है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, यानी कुछ प्रश्न आपको ऐसा नहीं है कि सभी प्रश्न हार्ड मिलेंगे, कुछ प्रश्न आसान भी होते हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं। कबाड़ी वाली, भोपाल की शहर, दुनिया की कुछ ऐसी दिखती है, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। तो ऑप्शन देखेंगे आप सभी की स्क्रीन पर है। इसमें जो है किसमें परिवर्तन किया गया है? दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न ये आपका दे रहा है ग्राफ से, कह रहा है कि इन दिनों पेट्रोल के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। किसी भी चीज़ का दाम बढ़ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति को निरूपण करता है? तो बढ़ रहा है यानी कि ये धीरे धीरे क्या जाएगा, आगे की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगा। तो समय के साथ कीमत बढ़ रहा है। यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा साथियों, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ में समय के साथ कीमत बढ़ रही है। तो ये डी के साथ हम लोग आंसर लगाएंगे। कह रहा है कि भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7, रोहित की प्रतिक्रिया थी, चूँकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा है। यह बताता है, यानी रोहित के बारे में यह क्या विचार क्या बताता है? तो यहाँ पर ये बता रहा है कि रोहित जो है तुल्य भिन्नों की अवधारणा को नहीं जानता है, तो उसकी अवधारणा को वो नहीं समझ पा रहा है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कि भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक किससे शुरुआत कर सकता है? तो एक शिक्षक जो है भिन्नों की अवधारणा से परिचित कराने के लिए उसके आसपास की वस्तुओं से भिन्न भागों की पहचान करना, इससे प्रारंभ कर सकता है, यानी शुरुआत कर सकता है। तो ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका ये है साथियों कि माचिस की तिलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। तो आप देखेंगे कि जो पहला चरण बना गया है इसमें 6 तिलियां हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 तिलियों से एक पूरा त्रिभुज बन रहा है, यानी एक पूरी आकृति बन रही है। तो यहाँ पर जो पहले चरण में देख रहे हैं जो आकृतियाँ हैं, 6 तिलियों से पूरी एक आकृति बन रही है, इस प्रकार से देखेंगे आप लोग। तो जब ऐसे ही हम दूसरे में जा रहे हैं तो इसमें भी 6 तिलियों से एक बन रही है, 3 में जा रहे हैं तो 2, यानी हम 15 में जाएंगे तो 15 में 6 तिलियों की आकृति कितनी होगी? 1 होगी, और बाकी जो है जो होंगी आकृतियाँ 14 जो आकृतियाँ होंगी वह 4 4 तिलियों से होंगी, जैसे 2 3 और 4। एक बार और इसको आप लोग समझिए, यहाँ पर 2 तिलियाँ ये हो गई, 2 तिलियाँ ये, 4 और 2 तिलियाँ ये, 6 तिलियाँ, यानी एक आकृति में पहले चरण में 6 तिलियों से एक आकृति बन रही है। उसके बाद दूसरे चरण में 6 तिलियों की एक आकृति बन रही है, और बाकी जो देखेंगे 1 2 3 4, इसमें 4 ही तिलियाँ हैं। तो 14 ऐसे होंगी जिसमें 4 तिलियाँ होंगी, और एक होगा जिसमें 6 तिलियाँ होंगी। तो 14 में 14 का गुणा कर दीजिए, 14 चौके 56 और प्लस में 6 जोड़ दीजिए, आपका 62 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ए के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न दिया है साथियों कि एक आयत की लंबाई
एल और इसकी चौड़ाई की आधी है। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई एल और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी यानी L/2 है इसकी चौड़ाई। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए। यानी चौड़ाई को सेम रखना है और लंबाई को दुगनी यानी 2L, L है तो 2L कर दी जाए। तो कह रहा है कि आयत का परिमाप क्या होगा। तो पहले लंबाई L था, इसको 2L कर दिया गया और इसका परिमाप पूछा जा रहा है। तो 2L + 2L और प्लस L/2 और प्लस L/2, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 2L/2 हो जाएगा और 2 2 4L ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आयत की लंबाई हमने देखा कि L दिया गया है, इसको एक बार हम लोग शुरू से देखते हैं। आयत की लंबाई क्या दिया गया है L और चौड़ाई इसका कह रहा है कि L/2 यानी आधा है, आधा यानी 1/2 भाग। अब आयत की लंबाई हो जाएगी, कह रहा है दुगनी कर दी जा रही है तो 2L हो जाएगी और उसके जो चौड़ाई है उसको सेम रखा जा रहा है। तो परिमाप वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। 2 इंटू जो हमारा ब्रैकेट में होता है लंबाई यानी 2L प्लस चौड़ाई L/2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे मिलेगा यहाँ पर 2 है तो 2 2 4L, जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे 4L प्लस 2 से 2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, जब बाहर निकालेंगे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा साथियों L, केवल L बच जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 4L और L तो 5L, ऑप्शन देखेंगे सी में आपका 5L है। एक बार इसको दोबारा आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तब आप प्रश्न को लगा पाएंगे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई LB और परिमाप होता है 2L + B यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अगला प्रश्न आपका ये रहा, षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार आधार होता है। सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। तो साथियों इसका सही जवाब आयोग में जो आंसर शीट में दिया गया था आंसर की में वो ऑप्शन ए दिया गया था। ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये दिया गया है साथियों, कह रहा है कि ये जो चित्र दिए गए हैं एक इकाई का 3/4 है, 3/4 है तो 1/2 क्या होगा, ये इसमें पूछा गया है। तो एक इकाई का 3/4 दिया है तो मान लीजिए कि इसकी इकाई x है। तो इकाई हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, x है। अब कह रहा है कि x का 3/4 तो का मतलब होता है गुणा, तो 3/4 तो ये हो जाएगा बराबर कितना दिया गया है, ये 2 ही फिगर है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x = 2 × 4 और अपान में 3, ये जब दिशा चेंज करेंगे पक्षांतर करेंगे तो ये अंश और हर अंश में बदल जाता है। तो x बराबर हो जाएगा 2 चौके 8, 8/3। अब यहाँ पर x 8/3 हो गया तो x का 1 सही 1/2 तो 2 एकम 2 1 3, 3/2 पूछा जा रहा है। तो x का, तो यहाँ पर x का मान हमने निकाला था 8/3, अब इसका 3/2 तो 3 और 2 3 6 हो जाएगा, या फिर 3 से 3 डिवाइड कर दीजिए और 2 से 8 को डिवाइड कर दीजिए तो 4, तो पूरा 4
जो आप देखेंगे कहाँ पर है, ऑप्शन डी में है। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर हमारा डी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न साथियों की संख्या इतना का सन्निकट हजराहवा मान पूछा गया है। तो हजराहवा मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 9 के पास अगर 5 से ऊपर है तो हम सीधे इसको क्या मान लेंगे, सीधे 5 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 50,000 आपका आंसर हो जाएगा। तो ए के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्तम संख्या है। 2 2 2 दिया गया, महत्तम यानी सबसे कम। तो 2 4 6 और 6 का स्क्वायर होता है 36। यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर होता है 64। महत्तम सबसे छोटी संख्या पूछा गया है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 8 64। और ये दिया गया है आपका 2 दूना 4 का स्क्वायर 16, और 16 का स्क्वायर फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 256। तो ये तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। सबसे महत्तम संख्या छोटी संख्या पूछी गई है। नहीं, महत्तम यानी लघुत्तम नहीं, सबसे महत्तम पूछी गई है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या हमारी यही हो जाएगी 256, यानी 2 दूना 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। तो ये महत्तम सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, और फिर इसके बाद भी ब्रैकेट स्क्वायर है तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 256। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। अब अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर कि ये तालिका दिया गया, इसको ध्यान से देखिए। और ये बस दिया गया है। अब इसमें आपका कह रहा है कि इनमें से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है। केवल समय बताना है। तो यहाँ पर जो 3 नंबर बस है, कह रहा है कि मथुरा से दिल्ली पहुंचने में सबसे कम समय कौन लेती है। तो यहाँ पर आगमन है और यहाँ पर निगमन है। तो यहाँ पर देखेंगे इनके बीच का जब अंतर आप लोग निकालेंगे 5 घंटे और 25 मिनट आपको देखने को मिलेंगे दिल्ली से मथुरा पहुँचने में। और जो 2 नंबर बस है, इसको मथुरा से दिल्ली पहुँचने में 5 घंटे और 40 मिनट का समय निकल रहा है जब इसका अंतर ज्ञात करेंगे। और बस नंबर 3, ये बस नंबर 1 है जो कि इतना समय लेती है, और जो 3 नंबर है वो कितना ले रही है 5 घंटे 10 मिनट, यानी सबसे कम 3 वाली ले रही है। यानी ये तो पहले वाले का समय है और ये दूसरे बस का तीसरे का। तो अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर कि भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई त्रुटि ज्ञात हुई। यानी 1/2 और धन में 1/3 बराबर 2/5 ऐसे बच्चा सॉल्व करता है। तो ये पूछा गया है कि इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य करने के रूप में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम इसका एलसीएम लेंगे 6, तो 2 3 6, 3 और प्लस 3 दूना 6 2, तो इसका आंसर आना चाहिए 5/6, जो कि 2/5 बच्चे ने आंसर दिया है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि बच्चे को जो है उपचारात्मक कार्य के रूप में लघुत्तम समापवर्त की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करनी चाहिए। तो हमारा ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद पुष्टि दी जाए तो साथियों ये प्रश्न आपका पूछ रहा है कि विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद पुष्टि दी जाए तो वह प्रभावी होती है। वह 10 बच्चों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, ये पूछा गया है।
तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये कह रहा है कि एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों की भ्रमण की योजना बनाता है, ऐसा क्यों करता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण की सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। तो ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा साथियों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।